इंडिया में अगर किसी ब्रांड के डाई हार्ड फॉलोइंग की बात करें तो उस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड का नाम शायद सबसे ऊपर होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में रॉयल एनफील्ड की एक स्टोरी बहुत ही फेमस है। अगर 2001 में आपने रॉयल एनफील्ड की एक बाइक परचेस करी होती तो ईयर 2018 तक आपके पास रह जाती एक 17 साल पुरानी बाइक जिसको शायद जंग लग चुका होता। अगर आपने यही पैसा उस वक्त रॉयल एनफील्ड के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आपके उस वक्त का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि 55,000 रुपीज़ था उसकी वैल्यू हो जाती 10 करोड़। 2001 में रॉयल एनफील्ड का स्टॉक प्राइस 17.5 रुपीज़ था और 2018 में रॉयल एनफील्ड का स्टॉक प्राइस 32,000 था। यह है एक ट्रू मल्टीबैगर की स्टोरी जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 2001 से 2018 में दिया 1830 टाइम्स रिटर्न। दोस्तों, अगर इस स्टोरी से इंप्रेस होकर आपने 2018 में रॉयल एनफील्ड की बाइक की जगह उसके शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1.5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह जाती सिर्फ 60,000। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया की इस कल्ट बाइक कंपनी का फ्यूचर कैसा है? क्या आज इन्वेस्ट करने पे ये फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है? चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के एपिसोड 3 में हम आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आयशर मोटर के फंडामेंटल एनालिसिस में हम सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे जिसमें हम आयशर मोटर और उसके मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ऑफरिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे। फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जिसमें हम ग्रोथ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो की बात करेंगे। इस सारे एनालिसिस में हम कंपनी को स्कोर देंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक। फाइनली हम कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आयशर मोटर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। आयशर मोटर के एमडी हैं मिस्टर सिद्धार्थ लाल। ये वो पर्सन है जिन्होंने आयशर मोटर की डूबती नाव को ना सिर्फ संभाला बट उसे एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया और इस प्रोसेस में अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत वेल्थ जनरेट करी। सिद्धार्थ लाल ईयर 2000 में सिर्फ 26 की एज में आयशर मोटर के सीईओ बने। उस वक्त आयशर मोटर की कंडीशन बहुत खराब थी। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6000 यूनिट पर मंथ थी बट उसकी सेल सिर्फ 2000 यूनिट पर मंथ थी। कंपनी का मैनेजमेंट उस वक्त रॉयल एनफील्ड को स्क्रैप करने की प्लानिंग कर रहा था। इनफैक्ट उन्होंने बजाज पल्सर जैसी एक फास्ट बाइक का प्रोटोटाइप भी प्रिपेयर कर दिया था बट सिद्धार्थ लाल ने वो प्रोटोटाइप स्क्रैप कर दिया। उन्हें रॉयल एनफील्ड की रिच हिस्ट्री और डाई हार्ड फैन फॉलोइंग पे बहुत विश्वास था। सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को एक नया लुक देने का डिसीजन लिया और उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो रॉयल एनफील्ड की यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग को इंटैक्ट रखेंगे। उस वक्त आयशर मोटर 15 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही थी तो सिद्धार्थ लाल ने सोचा कि क्यों ना हम 15 अलग अलग सेगमेंट में मीडियोकर बनने की जगह सिर्फ एक या दो बिजनेस में टॉप क्लास परफॉर्मर बने। फाइनली सिद्धार्थ लाल ने डिसीजन लिया कि वो 15 में से 13 बिजनेस को स्क्रैप करेंगे और सिर्फ बाइक और ट्रक्स पे फोकस करेंगे। अगर हम आयशर मोटर के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है और इसके अंदर मेजरली 3 सब सेगमेंट है जिसमें मोटरसाइकिल, एपरल और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। आयशर मोटर का दूसरा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल जिसमें ईयर 2008 में आयशर मोटर ने वॉल्वो ग्रुप से टाई अप किया था। कमर्शियल व्हीकल में ये आयशर ब्रांडेड ट्रक्स और बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, वॉल्वो ट्रक्स मैन्युफैक्चर करते हैं और वेरियस इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसमें लेटेस्ट एडिशन है इंटरसेप्टर 650। इंटरसेप्टर 650 एक ट्विन सिलेंडर रेट्रो स्टाइल बाइक है। इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 2.65 लाख से 2.86 लाख तक अवेलेबल है। इंटरसेप्टर 650 ने ईयर 2019 में इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री का प्रेस्टिजियस इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जीता। आयशर मोटर की प्रोडक्ट कैटेगरी में सेकंड बाइक है कॉन्टिनेंटल GT 650। 1950s और 60s के कैफे रेसर कल्चर से इंस्पायर्ड ये बाइक 650 सीसी में अवेलेबल है और एक्स शोरूम प्राइस है 2.81 लाख से 3.02 लाख। थर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में है इंडिया की एडवेंचर टूरिंग बाइक हिमालयन जो कि 411 सीसी इंजन में अवेलेबल है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.87 लाख से 1.93 लाख। रॉयल एनफील्ड की क्रूजर स्टाइल कैटेगरी में है थंडरबर्ड। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, थंडरबर्ड 350 और थंडरबर्ड X 350 और इनकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.55 लाख से 1.65 लाख। नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है क्लासिक 350। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, क्लासिक 350 सिंगल चैनल और क्लासिक 350 डुअल चैनल। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.57 लाख से 1.81 लाख।
फाइनल कैटेगरी में रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक बाइक बुलेट 350 और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1.14 लाख से 1.31 लाख। अगर हम आयशर मोटर के कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, जो कि वॉल्वो ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर है, इसमें वेरियस आयशर मोटर ब्रांडेड बसेस और ट्रक्स अवेलेबल है। तो ओवरऑल रॉयल एनफील्ड की मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी और प्रोडक्ट कैटेगरी को देखते हुए मैं कंपनी और उसके मैनेजमेंट को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। चलिए हम आयशर मोटर के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। सबसे पहला आयशर मोटर का जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग, और इसकी वजह से आयशर मोटर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट करी है। अगर हम आयशर मोटर के मार्केट शेयर की बात करें तो मिड साइज मोटरसाइकिल 250 सीसी प्लस इंजन में आयशर मोटर का 96% मार्केट शेयर है। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आयशर मोटर का 29.4% मार्केट शेयर है। आयशर मोटर एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड है और आयशर मोटर के 42 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो आयशर मोटर का ऑपरेटिंग मार्जिन 25% है, और अगर उसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो बजाज ऑटो का ऑपरेटिंग मार्जिन 17% है और हीरो मोटोकॉर्प का ऑपरेटिंग मार्जिन 15% है। तो ये इस अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है। अगर हम आयशर मोटर के कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल स्पेस में आयशर मोटर को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से। अगर हम बाइक सेगमेंट की बात करें तो इसको कंपटीशन है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से, जिसमें बजाज ऑटो, हीरो मोटो, यामाहा, टीवीएस, कावासाकी इंक्लूडेड है। इंडियन मार्केट में प्रीमियम बाइक की डिमांड बहुत बढ़ने से बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें BMW, बेनेली, हार्ले डेविडसन इंक्लूडेड है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आयशर मोटर की सेल काफ़ी फ्लैट रही थी, और इसका एक मेजर रीज़न था इंडियन NBFC सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस। फाइनली क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसमें पिछले 2 सालों में जो डिमांड थी वो काफ़ी कम रही थी। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस पे मैं आयशर मोटर को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। चलिए अब हम आयशर मोटर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कोविड-19 की वजह से FY 2021 में डिमांड वीक रहने वाली है, और दूसरा रीज़न है कि लिक्विडिटी क्रंच अभी भी NBFC सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, जिसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर के ऑपरेशंस पे आएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में आपको इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है और नए ट्रेंड के साथ कंपनी को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नए ट्रेंड्स की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेंड है मॉडर्नाइजेशन। चाहे वो भारत स्टेज 6 व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, आयशर मोटर इस ट्रेंड को एनकेश करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। आयशर मोटर ऑलरेडी स्मार्ट ट्रक मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो एडवांस एनालिटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री में एक सेकंड सबसे बड़ा ट्रेंड है प्रीमियमाइजेशन। इंडिया में आज बढ़ती इनकम लेवल के साथ लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ चुके हैं और लोग एक सिंपल बाइक की जगह एक प्रीमियम बाइक प्रेफर करते हैं, और आयशर मोटर इस ट्रेंड को एनकैश करने के लिए बहुत अच्छी तरह पोजीशनड है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको सस्टेन करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंज्यूमर एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर आयशर मोटर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स सर्वे में सेकंड पोजीशन पे थी, और आयशर मोटर का टारगेट है इसमें नंबर 1 बनना। कंपनी की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट, जो आयशर मोटर ऑलरेडी एनकैश कर रहा है। आयशर मोटर की ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में रीच है। इनफैक्ट आयशर मोटर अपनी रीच डेवलपिंग मार्केट जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा में भी बढ़ा रहा है। फाइनली अगर हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात करें तो आयशर मोटर ने यूके और चेन्नई में अपने मॉडर्न प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किए हैं। इन्होंने वेरियस नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए मैं आयशर मोटर को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। चलिए अब हम कंपनी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं। तो ये पिछले 12 सालों का रेवेन्यू ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 1717 से आज ये 9445 करोड़ पे आ चुका है, और ये पिछले 10 सालों में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है 19%। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 से 12 सालों में कंपनी 63 करोड़ से आज 2068 करोड़ के लेवल पे आ गई है, और पिछले 10 सालों की कंपाउंड ग्रोथ रही है 47.39%, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। तो ओवरऑल ग्रोथ रेशो पे मैं कंपनी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली अबाउ 30% रहा है, बट पिछले कुछ सालों में ये ड्रॉप हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं रेट करूंगा कंपनी को 9 आउट ऑफ 10। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये वेल बिलो 0.08 रहा है कंसिस्टेंटली, और ये पिछले कुछ सालों में 0.02 रहा है। इसका मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है।
तो डेट टू इक्विटी रेशियो में कंपनी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। दिसंबर 2008 में 1076 करोड़ से आज ये 9504 करोड़ हो चुका है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ये डेटर्स डे है ये बहुत रिड्यूस हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इन्वेंट्री टर्नओवर है आइशर मोटर का, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ही अच्छा है। जहां इंडस्ट्री का टर्नओवर 30 to 60 डेज है, वहीं आइशर मोटर का इन्वेंट्री टर्नओवर वेल बिलो 25 डेज है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे मैं आइशर मोटर को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो आइशर मोटर का टोटल फंडामेंटल स्कोर बनता है 68 आउट ऑफ 70 और आइशर मोटर एक फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए अब हम आइशर मोटर का वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। तो ये है आइशर मोटर का हिस्टोरिकल चार्ट। आप देख सकते हैं ये जो ग्रोथ है आइशर मोटर की, अप्रैल 2005 में ये 318 के लेवल पे था और अराउंड 2018 में ये 32,000 के लेवल पे था। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से ये डिप होते हुए ऑलमोस्ट 13-14,000 लेवल पे आ चुका है। तो ये पिछले जो 2 सालों का डिप है ये सिर्फ आइशर मोटर का नहीं है, ये ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में डिप है और इसके 2 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न है एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच आ गया था और दूसरा रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो व्हीकल्स हैं उनको भारत स्टेज 6 पे अपग्रेड करने का डायरेक्शन दिया है बाय अप्रैल 1, 2020। तो इस वजह से भी डिमांड में वीकनेस आई क्योंकि लोग नए भारत स्टेज 6 व्हीकल परचेज करना चाहते हैं। कुछ टाइम बाद ये डिमांड वापस से पिक करेगी और ऑटो सेगमेंट के शेयर प्राइस वापस से बढ़ेंगे। अगर हम पिछले 1 साल का चार्ट एनालाइज करें तो आइशर मोटर का हाई था 23,450 और लो था 12,450। तो ये ऑलमोस्ट अभी अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम परसेंट टर्म में बात करें तो आइशर मोटर अभी अपने 52 वीक हाई से 39% डाउन है और अपने 52 वीक लो से 12% अप है। चलिए अब हम फाइनली कंपनी का पी रेशियो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का पी रेशियो कैसा है। तो ये पिछले 1 साल का पी रेशियो है और देख सकते हैं कि पी रेशियो मीडियन इसका आइशर मोटर का 24 अराउंड है, बट करंटली ये ऑलमोस्ट 18-19 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है और इसका हाईएस्ट पी रेशियो अराउंड 30 के लेवल पे था। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये अपने पी रेशियो से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आइशर मोटर को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 और इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आइशर मोटर एक बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के एपिसोड 3 में हमने आइशर मोटर का एनालिसिस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ नोट करें कि ये सीरीज़ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें।